बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ठीक है, ये आज ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे? आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के पॉल हैरिसन नामी नौजवान को छुट्टी पर यूरोप भेज दें, जो अल्पा के बंगले में मुलाजिम की हैसियत से रहता है। मैं पॉल बनकर रहूँगा। तुम अल्पा से बेजार रहते हो, फिर उस बंगले में रहना भी चाहते हो। मैं उससे निमट लूँगा। असल बात यह है कि वो मेजर यार्डले के साथ न्यूयॉर्क गई है। हो सकता है वो लैम्बोडा वगैरह के जाल में फंस जाएं। जिस तरह हमें ये नहीं मालूम हो सका था कि लैम्बोडा हमारे एक गोल्डन ब्रेन एडगर स्लोमन के अंदर रहता है, उसी तरह हम मेजर यार्डले और अल्पा के सिलसिले में भी धोखा खा गए हैं कि उनके अंदर दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। वाकई तुम दूर तक सोचते हो। हमें अल्पा और मेजर यार्डले पर शुबा करना चाहिए। तुम उसके बंगले में रहकर शुबे की तस्दीक या नफ़ी कर सकते हो। ये तय हो गया। रॉजर मॉस ने 2 गोल्डन ब्रेन्स को अपने एतमाद में लेकर बाकी गोल्डन ब्रेन्स और मुल्क के हुक्मरानों पर जाहिर किया कि कार्मन एक खुफिया मिशन पर गया है। फिर इंटेलिजेंस के एक आला अफसर को एतमाद में लेकर पॉल हैरिसन को बड़ी राजदारी से मुल्क के बाहर भेज दिया। उसकी रवानगी से पहले अली ने उसके साथ 12 घंटे गुजारे। उसकी आवाज़, लहजे, हरकत व सकनात की मशकें करता रहा। इस दौरान उसका हुलिया तब्दील होता रहा। जब दुश्मनों से तोड़ जोड़ होने लगे तो ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं। वहाँ सोनिया सानी और जॉन लैम्बोडा भी तोड़ जोड़ में मसरूफ़ होंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब वो मुझसे नहीं टकराएंगे। थर्मोल को फरहाद बनाने की गलती करके वो बहुत बड़े नुकसान से 2-4 होने वाले थे। उन्होंने देखा था कि मैं सिर्फ एक थर्मोल की डोर पकड़कर लैम्बोडा और सुपर मास्टर तक पहुँच गया था और उन्हें भी जकड़ लिया था। ऐसे नुकसानदेह तजर्बात से 2-4 होने के बाद वो मुझसे कतराएंगे और वहां अल्पा और मेजर यार्डले की मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को भी अपना ताबेदार बनाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। 1 हफ्ते के बाद अल्पा और मेजर यार्डले ने गोल्डन ब्रेन रॉजर मॉस को इत्तला दी कि वो दूसरे दिन की फ़्लाइट से तेल अवीव पहुँच रहे हैं और बहुत अहम मालूमात हासिल करके आ रहे हैं। लिहाजा उनकी आमद के 1 घंटे बाद ही तमाम गोल्डन ब्रेन्स का खुफिया इजलास होगा। गोल्डन ब्रेन्स इजलास के लिए एक जगह जमा नहीं होते थे। टीवी और कंप्यूटर्स के जरिए एक दूसरे से राबता करते थे। दूसरे दिन अली एयरपोर्ट गया। वो पहले दूर ही दूर से अल्पा और मेजर को देखना चाहता था। ये तो मालूम ही था कि वो दोनों ही लैम्बोडा के मामूल और ताबेदार हैं। देखना ये था कि लैम्बोडा ने दोनों को अपने मुल्क में क्यों बुलाया था। फिर एक बात काबिल गौर थी, अल्पा इसराइल से बाहर आज़ाद दुनिया में आज़ादी से रहना चाहती थी। पाबंदियों में रहने के लिए अपने मुल्क वापस नहीं आना चाहती थी। वो यहाँ से जंजीरें तोड़कर और अपनों को धोखा देकर गई थी। फिर वापस क्यों आ रही थी? रनवे पर तैयारा आकर रुक गया था। मुसाफिरों के उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जा रही थीं। अली बालकनी में खड़ा आंखों से दूरबीन लगाए तैयारे के दरवाजे को देख रहा था। मुसाफिर दरवाजे पर आ रहे थे और सीढ़ी से उतरते जा रहे थे। फिर अल्पा नजर आई। उसके साथ मेजर यार्डले था। दोनों सीढ़ी से उतरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा वाज़े दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बालकनी से उतरकर हॉल में आया। पार्टीशन के दूसरी तरफ इमिग्रेशन काउंटर पर वो नजर आई। आहनी जालियों के पार्टीशन के बायस वो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। कभी कभी मेजर यार्डले दीवार बनकर सामने आ जाता था। अली को अल्पा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो फ़राइज़ की अदायगी के लिए आया था, लेकिन महसूस कर रहा था कि वो जो अल्पा आई है उसकी तरफ दिल बेख्तियार खिंचा जा रहा था। दिल क्यों खिंचा जा रहा है? आज उस अल्पा में क्या नजर आ गया था? कभी कभी झूठ के पीछे हकीकत झलकती है, मगर वो सच्ची झलक समझ में नहीं आती। वो आ रही थी, इमिग्रेशन काउंटर से पार्टीशन के दरवाजे की तरफ आ रही थी। अली सोचता हुआ, समझने की कोशिश करता हुआ दरवाजे के करीब आया। उधर से वो बाहर आई, फिर अली को देखकर ठिठक गई। अली उसे देखकर जहां था वहीं थम गया था। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात क्या है जो 2 बहरूपियों को उनकी असलियत के अंदर ले जा रही है। एक के सामने अल्पा थी मगर नहीं थी। दूसरे के सामने कार्मन या पॉल हैरिसन था मगर नहीं था। और जो वो थी और जो वो था, कुदरत उसी समत दिल की धड़कनों से इशारा कर रही थी। मोहब्बत इशारों में समझी जाती है। अरियो अलबेली, समझती क्यों नहीं? मोहब्बत आंखों के पहले तसादुम से शुरू होती है। अरे ओ दीवाने, 1000 भेस बदल ले और वो मोहब्बत 1000 पर्दों में छुप जाए, पर निगाहें नहीं छुपती। दोनों ने चेहरे बदले थे, लेकिन आंखें तो वही थीं। ठीक है कि आंखें भी बदल जाती हैं,
लेकिन देखने का अंदाज नहीं बदलता, और वही देखने का अंदाज दोनों का दिल धड़का रहा था। सोनिया सानी चंद लम्हों तक गुमसुम खड़ी रह गई। इमिग्रेशन के गेट पर अली तैमूर को देखकर यूं लगा जैसे वो अपना है। अली ने भी सानी को देखकर यही महसूस किया था। ये चंद लम्हों की बात थी। फिर सानी जैसे होश में आ गई। उसने फौरन ही ख्यालख्वानी के जरिए मेजर से कहा, पीछे क्या कर रहे हो, फौरन मेरे पास आओ। मेरे सामने एक अजनबी नौजवान है, ये मुझे शनासा निगाहों से देख रहा है। क्या अल्पा इसे जानती है? मेजर यार्डले पीछे रह गया था। जल्दी से सानी के बराबर आया, फिर अली को देखकर सोच के जरिए बोला, ये पॉल हैरिसन है, इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़हीन जासूस। अल्पा के बंगले में मुलाजिम की हैसियत से रहता है। सानी ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए अली से कहा, हेलो पॉल, मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? अली ने कहा, मैडम तुम न्यूयॉर्क गईं और एक हफ्ते में बिल्कुल बदल गईं। तुम वो नहीं हो जो यहाँ से गई थीं। सानी को यूं लगा जैसे अल्पा के भेस में पहचानी जा रही है। शायद मेकअप में या अल्पा की नकल करने में खामी रह गई हो। मेजर ने पूछा, मिस्टर पॉल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हमारी अल्पा नहीं है? बेशक हैं, सर से पांव तक मैडम अल्पा हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में सेहत कितनी शानदार हो गई है। बदन की रंगत पहले से ज्यादा निखर गई है। अगर मैं ड्यूटी पर ना होता तो हुस्न की इस नई बहार पर शायरी जरूर करता। वो हंसती हुई बोली, पहले तुम निहायत संजीदा थे, एक हफ्ते में तुम्हारे अंदर भी तब्दीली आई है, बहुत जिंदा दिल हो गए हो। अली ने उसके हाथ से अटैची लेते हुए कहा, यह मेरी ड्यूटी है, आइए। वो तीनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। अल्पा और मेजर के लिए अलग अलग गाड़ियां आई थीं। मेजर ने कहा, अल्पा मुझे अभी एक अहम मीटिंग अटेंड करनी है, तुम भी बंगले में पहुंचकर कंप्यूटर रूम में रहना, इस मीटिंग में तुमसे भी गुफ्तगू होगी। वो अपनी गाड़ी में चला गया। अली ने सानी के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो बोली, अगर तुम ड्राइव करोगे तो मैं सामने बैठूंगी। मैं मुलाजिम हूं, तुम्हें मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए। तुम एक नामी गरामी जासूस हो, मुझसे कमतर नहीं हो। जब तक मुलाजिम के भेस में हूं, दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुम्हें मालिका की हैसियत से पीछे बैठना चाहिए। वो पिछली सीट पर बैठ गई। अली ने उसकी अटैची आगे रखी, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। सानी उसे चोर नज़रों से देखते हुए सोच रही थी, पॉल को पहली बार देखते ही मैं कहाँ खो गई थी? आखिर इसमें क्या खास बात है? बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बहुत ही मुतजस्सिस मिजाज थी। उसका ख्याल था कि आज तक उसे किसी ने मुतासिर नहीं किया। फिर वो नौजवान पहली मुलाकात में अपनी तरफ कैसे खींच रहा है? ऐसी क्या बात है जो उसमें कशिश रखती है? उसे नज़रों के पहले तसादुम का ख्याल आया। तब कुछ समझ में आया कि उसके देखने के अंदाज में ऐसी शनासाई है जो याद नहीं आ रही है। ये निगाहों की शनाख्त कब और कहाँ हुई थी? आज कितने दिन, कितने बरस गुजर गए हैं कि ये नौजवान यादाश्त में महफूज नहीं रहा है। यही तजस्सुस था जो उसे बेचैन किए जा रहा था। ऐसे ही वक्त मैंने अली से राबता कर लिया। वो कार ड्राइव करता हुआ एक शाहराह से गुजर रहा था। उसने कहा, पापा कुछ गड़बड़ है। पिछली सीट पर बैठी हुई हसीना मुझे अल्पा नहीं लग रही है। ये मुझे ऐसी नज़रों से देख रही है जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, फिर तो ये अपना तजस्सुस दूर करने तुम्हारे दिमाग में आएगी। मैं रहूंगा तो तुम उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकोगे। मैं फिर आऊँगा। हम हालात को हर पहलू से समझते हुए अमल करते हैं, इसीलिए दुश्मनों की गिरफ्त में मुश्किल ही से आते हैं और आते हैं, फिर हालात को खूब समझने के बायस गिरफ्त से निकल जाते हैं। वो 5 मिनट के बाद ही अली के दिमाग में आई। उसने फौरन सांस रोककर गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली। सानी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैडम अभी मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। आप होशियार रहें, कोई दुश्मन मेरे जरिए आपको देखना और समझना चाहता है। वो गहरी टटोलती हुई नज़रों से अली को देखते हुए बोली, कोई दुश्मन नहीं था, मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़ने की कोशिश की थी। अगर मैं सांस ना रोकता तो क्या आप पढ़ लेती? क्या आप नहीं जानती कि मैं योगा मैन हूँ? जानती थी, फिर भी सोचा शायद किसी कमज़ोरी या शराब नोशी के बायस तुम मुझे महसूस नहीं कर सकोगे। आप पहले चोरी छुपे मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, आखिर आज क्या बात हो गई? वो बोली, थोड़ी देर के बाद एक अहम मीटिंग है, मुझे बंगले पर पहुंचना है, गाड़ी चलाओ। वो बोला, आपके पास तो मोबाइल फ़ोन है, मीटिंग से पहले आपको फ़ोन पर इतला मिलेगी। जानती हूँ, मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मैं पहली बार अपनी जगह संभाल रही हूँ। गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप हाकमाना अंदाज इख्तियार कर रही हैं, जबकि मैं दुनिया वालों के सामने मुलाजिम हूँ और हकीकतन इंटेलिजेंस के शोबे में आपका मातहत नहीं हूँ। तन्हाई में आपको तुम कह सकता हूँ, मैडम नहीं, अल्पा कहकर मुखातिब कर सकता हूँ। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो?
इसलिए कि तुमने मलका आलिया के अंदाज में गाड़ी चलाने का हुक्म दिया था। आइंदा याद रखो और तन्हाई में दोस्ताना अंदाज इख्तियार करो। मैं भी किसी का हुक्म बर्दाश्त नहीं करती, मगर तुम्हारे लहजे में नरमी और दोस्ती है, और पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारा दोस्त हो रहा है। दिल की दोस्ती को इश्क कहते हैं। ओ नो, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम एक अरसे से मेरे मुहाफिज बनकर एक ही बंगले में रहते आए हो। सोचती हूँ पहले तुम्हें दोस्त क्यों नहीं बना लिया। आज तुम में कशिश क्यों महसूस हो रही है? क्या तुम पॉल हैरिसन नहीं हो, या मेरा मिजाज अचानक ही तुम्हारे लिए आशिकाना हो गया है? वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, सच पूछो तो यही मेरे दिल की कैफियत है। मैं पहले कभी तुमसे मुतासिर नहीं हुआ। आज ना जाने क्यों तुम्हारी आंखों में देखते रहने को जी चाहता है। वो परेशान होकर सोचने लगी, क्या अल्पा का मेकअप करते वक्त आंखों की तब्दीली में कोई खामी रह गई है? ये पॉल हैरिसन का दिल क्यों चाहता है कि मेरी आंखों में देखता रहे? वो पूरी तैयारी से अल्पा बनकर आई थी। इतनी ज़हीन और तेज तरार थी कि कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। लेकिन इसराइल की ज़मीन पर कदम रखते ही पॉल गले पड़ गया था। अजीब बात यह थी कि खुद उसका दिल पॉल की तरफ माइल हो रहा था। कार बंगले के अहाते में पहुंचकर रुक गई। अली ने अपनी सीट से निकलकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। सानी ने कार से निकलते हुए कहा, मैं अपने बेडरूम में तन्हा रहूंगी, आधे घंटे तक डिस्टर्ब ना करना। वो इत्मीनान से चलती हुई बंगले के बरामदे में आई। उसने अल्पा और मेजर यार्डले के जरिए बंगले का पूरा नक्शा मालूम किया था। ये जानती थी कि वहाँ कितने कमरे हैं और उसकी ख्वाबगाह बंगले के किस हिस्से में है। उसने ख्वाबगाह में पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर एक सोफे पर बैठकर मेजर यार्डले के पास पहुंच गई। मैं अपने बंगले में पहुंच गई हूँ। अहम इजलास कब शुरू होगा? ठीक 1 घंटे बाद। बाय द वे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? परेशानी तो हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं कह सकती थी कि वो पॉल की आंखों से उलझन में भी पड़ गई है और मुतासिर भी हो रही है। फिर पॉल भी उसकी आंखों से तासुर ले रहा है। ऐसी बातें मेजर या लेम्बोडा से कहती तो सब उसे दिल का मामला समझते, जबकि वो पहचानी जाने के अंदेशे में मुब्तला हो रही थी। उसने मेजर यार्डले से कहा, फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही मीटिंग शुरू हो मुझे फ़ोन पर इत्तला देना। उसने राबता ख़त्म किया। मीटिंग के लिए अभी 1 घंटा बाकी था। उसने सोचा गुस्ल करके लिबास बदलेगी। बंगले के दरवाज़ों और अलमारियों की चाबियां गवर्नेस मार्था के पास रहती थीं। उसने मार्था को बुलाने के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने अली खड़ा था। उसने पूछा, मार्था कहाँ है? उससे कहो अलमारी खोले और लिबास निकाले, मैं गुस्ल करूँगी। वो कमरे में आकर बोला, लेकिन इस अलमारी में मेरे कपड़े हैं। यहाँ तुम्हारे कपड़े क्यों हैं? इसलिए कि ये मेरा बेडरूम है। क्या? वो हैरान हुई। फ़ौरन समझ में आ गया कि अपने बेडरूम को पहचानने में गलती की है। उसने पूछा, क्या कमरे तब्दील हो गए हैं? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं तुम्हें अपने बंगले में लाया हूं और तुम इसे अपना बंगला समझ रही हो। वो एकदम से उछलकर 1 कदम पीछे गई, फिर हमला करने के अंदाज में पैंतरा बदलकर बोली, तो तुमने फ्रॉड किया है। वो बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोला, हम दोनों फ्रॉड हैं। वो ज़रा मुतमईन हुई कि उसके सामने कोई इसराइली जासूस नहीं है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम रास्ते में मेरे अंदर ना पहुंच सकी। मैं टेलीपैथी के बगैर तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। इसे जहानत कहते हैं। मैं पूछ रही हूं तुम कौन हो? यहूदी नहीं हूं, तुम्हारे ही कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं। तुम सुपरमास्टर की चमची हो, मैं मास्क मैन का चमचा हूं, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूं कि तुम्हारा नाम सिल्वाना है। ओह, मुझे अफसोस है, इस कदर सही अंदाजे के बाद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तुमने दुश्मनी की तो तुम्हारे मुतालिक मेरा भी यही ख्याल होगा, जिंदा नहीं जा सकोगी। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कितनी खतरनाक फाइटर हूँ। सिर्फ खतरनाक फाइटर ही नहीं, बला की ज़हीन भी हो। मौजूदा हालात पर काबू पाने के लिए जंग से परहेज करोगी और सुलह का रास्ता इख्तियार करोगी। उसी वक्त गवर्नेस मार्था ने आकर कहा, मॉर्निंग मैडम, मैं किचन में मसरूफ़ थी, क्या मैं मलबूसात की अलमारी खोलूं? सानी ने घूर कर अली को देखा। गवर्नेस मार्था की मौजूदगी बता रही थी कि वो बंगला अल्पा ही का है। वो मार्था से बोली, मुझे चाबियां दो और जाओ। वो चाबियां देकर चली गई। सानी ने अली से कहा, ज़बरदस्त फ्रॉड हो, यह अल्पा ही का बंगला है। और मेरे सामने खड़ी हुई अल्पा ने अपने बंगले को नहीं पहचाना। तुमने बड़ी होशियारी से मुझे बेनकाब किया है। मैं तुम्हारी जहानत की दाद देती हूँ। मुझे यकीन है तुमने मेरे हथकंडों से बचने के लिए कोई हिफाजती इंतज़ाम किया होगा। वाह, मेरी जहानत की दाद देती हो और बड़ी जहानत से मेरा तरीक़ाकार मालूम करना चाहती हो। चलो बता देता हूँ। अभी तुम 15 मिनट के लिए अपने बेडरूम में बंद हो गई थी। मैंने इतनी देर में तुम्हारी असलियत कंप्यूटर डिस्क में रिकॉर्ड की और उसे ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका इल्म सिर्फ मेरे असिस्टेंट को है।
अब यह समझना ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो मेरा असिस्टेंट क्या करेगा। वो सोचने के अंदाज में चलती हुई एक सोफे के पास आई, फिर उस पर बैठकर बोली, एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई थी तो तुमने अपनी असलियत जाहिर करने की हमाकत क्यों की? मैं सच्ची बात कहूँगा कि दिल से मजबूर हो गया हूँ तो यकीन नहीं करोगी, लेकिन गौर करो तो शायद समझ में आ जाए कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई भूला हुआ ताल्लुक कि हम पहली बार एक दूसरे को देखते ही ठिठक गए थे। वो दिल ही दिल में कायल हो रही थी। उसे भी कोई भूला हुआ सा ताल्लुक महसूस हो रहा था और वो ये समझकर नज़रअंदाज कर रही थी कि नौजवानी में दिल बहक रहा है, उसे पहली नज़र की मोहब्बत से खुद को बचा कर रखना चाहिए। अली ने कहा, मैं अपनी असलियत जाहिर कर चुका हूँ इस ख्याल से कि तुम मेरे दिल को समझोगी। जो दिल में झांक कर देख लेते हैं वो इंसान को समझ लेते हैं, फिर समझने के लिए ख्याल ख्वानी की ज़रूरत नहीं रह जाती। हो सकता है तुम किसी मसलहत से अभी दोस्ती करना चाहते हो, कोई काम निकालने के बाद मेरा राज फाश कर सकते हो। तुम्हारे इसी शुबे को दूर करने के लिए खुद को खुली किताब की तरह पेश कर चुका हूँ। तुम जब भी चाहो मेरी असलियत का भांडा फोड़ सकती हो। बेशक हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, जब चाहें एक दूसरे को डबो सकते हैं। फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो उठकर फ़ोन के पास आई, फिर उसे अटेंड किया। दूसरी तरफ से मेजर यार्डले ने कहा, 10 मिनट के बाद मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग की इब्तिदा में तुम्हें तलब नहीं किया जाएगा, पहले मुझसे गुफ्तगू होगी। मैं समझ गई, जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर इजलास की कार्रवाई देखती रहूंगी। उसने रिसीवर रख दिया। अली ने कहा, मैं भी इजलास की कार्रवाई देखना चाहता हूँ। जब यहाँ अल्पा थी तब तुम इजलास में शरीक होते थे। तब अल्पा थी, अब तुम हो। तब पॉल हैरिसन था, अब मैं हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी गोल्डन ब्रेन्स के अंदरूनी मामलात मालूम करना चाहता हूँ, और ये तुम्हारे ज़रिए मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? मैं तो टेलीपैथी के ज़रिए मेजर के अंदर रहूँगी, लेकिन जब अल्पा को इजलास में बुलाया जाता था तो वो कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ की कार्रवाई मालूम करती थी। तुम मेजर से कहो वो इस कंप्यूटर टीवी के ज़रिए वहाँ की तमाम गुफ्तगू यहाँ नशर करे। यहाँ तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर वो गुफ्तगू पढ़ता रहूँगा। तुम कबाब में हड्डी बन गए हो। हम नहीं चाहते थे कि गोल्डन ब्रेन्स के अंदरूनी मामलात तक हमारे सिवा कोई और पहुँचे, मगर तुम ज़रिया बना रहे हो। सल्वाना, तुम्हारे मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इन हालात से सुपरमास्टर और जॉन लैम्बोडा को आगाह करोगी तो वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। खूब सोच समझ कर फैसला करो। क्या उन्हें मेरी असलियत बताओगी? जब वो दुश्मनी करेंगे तो क्या हमारी दोस्ती रहेगी? अभी दोस्ती नहीं हुई है और दुश्मनी भी शुरू नहीं हुई। अभी मैं सोच रही हूँ कि तुम पर किस हद तक भरोसा कर सकती हूँ। जब तक सोचती रहो और फैसला करती रहो तब तक मेरा राज अपने सीने में छुपाए रखो। मैं भी तुम्हारे राज का अमीन रहूँगा। याद रखो, किसी भी चालाकी से धोखा ना करना। यहाँ मेरा एक दुश्मन नहीं है। अगर किसी ने मुझ पर कातिलाना हमला किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए लैम्बोडा को मेरी असलियत से आगाह किया है, जिसके नतीजे में मुझ पर गुमनाम हमले हो रहे हैं। वो ऐसी पोजीशन में थी कि अली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर लैम्बोडा को मालूम हो जाता तो वो ज़रूर अली को हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर देता। यूं अली भी सिल्वाना की हैसियत से उसे जाहिर कर देता। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? 10 मिनट गुजर चुके हैं। प्राइवेट कंप्यूटर रूम में चलो और मेजर से कहो हमें गोल्डन ब्रेन्स की गुफ्तगू सुनाए। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर से राबता किया, फिर अली के साथ प्राइवेट रूम में आ गई। वो दोनों कंप्यूटर और टीवी वगैरह हैंडल करने लगे। मेजर यार्डले के कंप्यूटर टीवी स्क्रीन से तमाम गोल्डन ब्रेन्स के कंप्यूटरों का राबता था, और यही राबता सानी ने अल्पा के कंप्यूटर पर कायम किया था। एक गोल्डन ब्रेन रॉजर मॉस पूछ रहा था, हेलो मेजर, तुम्हारा सफ़र अल्पा के साथ कैसा रहा? स्क्रीन पर मेजर का तहरीरी जवाब उभरा, बहुत कामयाब सफ़र रहा, इतना कामयाब कि आप लोग तवक्को भी नहीं कर सकते। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने अपने कंप्यूटर के जरिए पूछा, वो कामयाबी क्या है जो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा है? मेजर ने कहा, हमने ट्रांसफॉर्मर मशीन का सुराग लगा लिया है। क्या वाकई? हमें तो यकीन नहीं आ रहा है। मेजर, तुमने सुराग कैसे लगा लिया? मैंने नहीं, अल्पा ने यह कमाल किया है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे इजलास में शरीक करें और इसके ज़रिए मशीन के मुतालिक रिपोर्ट सुनें। ठीक है मेजर, उसे कॉल करो। 1 मिनट के बाद अली के साथ बैठी हुई सानी ने कंप्यूटर के ज़रिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब किया। हेलो एवरीबॉडी, मैं अल्पा आपसे मुखातिब हूँ। रॉजर मॉस ने कहा, मेजर यार्डले हमें ट्रांसफॉर्मर मशीन की खुशखबरी सुना रहे हैं। क्या तुम तफसीली रिपोर्ट पेश करोगी? जी हाँ, यहाँ से न्यूयॉर्क जाते वक्त मैंने सोच लिया था कि अमरीकी फ़ौजी अफसरान के दिमागों में जगह बनाती जाऊँगी। शायद इसी तरह जॉन लैम्बोडा और सुपरमास्टर तक पहुँच जाऊँगी। ऐसा तो ना हो सका, लेकिन मैं एक ऐसे अफसर तक पहुँच गई जिसका ताल्लुक मायामी बीच की बहरी फ़ौज से था। स्क्रीन पर तहरीर बदलने लगी। सानी की तहरीरी रिपोर्ट उभरती जा रही थी। स्क्रीन पर लिखा था,
उस बहरी फौज के अफसर का नाम हेनरी हर्बर्ट है। पहले वो अमरीकी आबदोज का कैप्टन था, फिर उसे आबदोज से हटाकर खुश्की के मियामी फौजी अड्डे में ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि वो योगा का माहिर नहीं था। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में पहुंच सकता था, जैसे मैं पहुंच गई थी। एक गोल्डन ब्रेन ने सवाल किया, हेनरी हर्बर्ट को आबदोज से क्यों हटा दिया गया? इसलिए कि ट्रांसफॉर्मर मशीन को समंदर की गहराइयों में उस आबदोज जहाज के अंदर ले जाकर छुपाया गया है और वहां योगा जानने वाले अफसरों और सिपाहियों की पोस्टिंग की गई है। एक गोल्डन ब्रेन जॉन नोएल ने कहा, शाबाश अल्पा, तुमने हमारी तवक्को से ज़्यादा अहम मालूमात हासिल की हैं। अगरचे उस आबदोज में हमारे सुराग रिसानों और जालों का पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन बाकायदा प्लानिंग करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। गोल्डन ब्रेन वास्को डी थर्मा ने कहा, अल्पा, तुम मुल्क और कौम के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती आई हो। तुम्हारी हुब्बुल वतनी और जहानत का कोई जवाब नहीं है। सानी ने तहरीर के जरिए कहा, जवाब है। मैं नए गोल्डन ब्रेन कार्मन को खुद से ज़्यादा ज़हीन तस्लीम करती हूँ। मेरा ख्याल है अगर कार्मन को ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो इस सिलसिले में बेहतरीन प्लानिंग करेगा। हम तुम्हारे मशवरे पर गौर करेंगे। फिलहाल कार्मन मुल्क से बाहर गया हुआ है। सानी को ज़रा मायूसी हुई, जबकि कार्मन यानी अली उसके पास ही बैठा हुआ था। उसने पिछले दिनों जॉन लेम्बोडा के मंसूबों को नाकाम बना दिया था। लेम्बोडा ने गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान तकरीबन जगह बना ली थी। अली ने उसे वहां से उखाड़ फेंका था। अब सानी इस मिशन पर आई थी कि कार्मन को जिंदगी से उखाड़ फेंके और फिर से लेम्बोडा को गोल्डन ब्रेन्स की टीम में घुसने का मौका दे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर यार्डले से कहा, तुम सवाल करो कि कार्मन मुल्क से बाहर कहाँ गया है, क्यों गया है और कब तक वापस आएगा। मेजर ने यही सवाल किया। जवाब मिला, कार्मन एक अहम मामले में पाकिस्तान गया है। वहां जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं आएगा। सानी को फिर मायूसी हुई। अली ने कहा, तुम कार्मन को बहुत पूछ रही हो, क्या बात है? क्या उससे इश्क हो गया है? मैं ऐसी वाहियात बातें पसंद नहीं करती, तुम्हें पहले ही समझाती हूँ। मुझसे कभी इश्क फरमाने की हमाकत ना करना। मजबूरी के बायस जिस हद तक ताल्लुक है उसी हद में रहो। मैं पहले से तुम्हें समझा देता हूँ कि मैं पहली नज़र में तुम पर मर मिटा हूँ। तुम्हारी पहली नज़र इस बात की गवाह है और तुम्हारा दिल भी यही कहता है कि हमारे दरमियान कोई अनजानी सी कशिश एक दूसरे के लिए मौजूद है। वो इस हकीकत को झुटला नहीं सकती थी, मगर ऊपरी दिल से इनकार करते हुए बोली, कोई कशिश वशिश नहीं है। मुझे फजूल बातों में ना उलझाओ, काम की बातें करने दो। स्क्रीन पर तहरीर उभर रही थी। एक गोल्डन ब्रेन कह रहा था, मिस अल्पा, हम ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचने के लिए ज़बरदस्त मंसूबे बनाएंगे। इस सिलसिले में तुम जब चाहो बेहतरीन मशवरे दे सकती हो। सानी ने कहा, बेहतरीन मशवरा यही था कि इस मंसूबे में कार्मन को शरीक किया जाए। मैं समझती हूँ ट्रांसफॉर्मर मशीन को हासिल करके हम सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। अगर मैं दुरुस्त समझ रही हूँ तो मिस्टर कार्मन को ज़रूर वापस बुलाना चाहिए। रॉजर मॉस ने कहा, अल्पा, तुम कार्मन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हो। क्या तुम उसे हमसे ज़्यादा ज़हीन समझती हो? क्या हम उसके बगैर कोई ठोस प्लानिंग नहीं कर सकते? मैं आप सबको कार्मन से ज़्यादा तजुर्बाकार समझती हूँ, लेकिन खुद आप ही लोगों ने उसे गैर मामूली तौर पर ज़हीन तस्लीम करके गोल्डन ब्रेन बनाया है। इसीलिए मशवरा दे रही हूँ कि मशीन के मामले में भी उसकी गैर मामूली जहानत को आजमाना चाहिए। ठीक है, हम सब तुम्हारे इस मशवरे पर गौर करेंगे। तुम इजलास से जा सकती हो। सानी ने वो प्लग निकाल लिया जिसके ज़रिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मालूम होता था कि अल्पा इजलास में मौजूद है। इस तरह वहाँ से राबता ख़त्म हो गया, लेकिन मेजर ने अपने कंप्यूटर टीवी से सानी के कंप्यूटर के साथ राबता कायम रखा था। अब उनमें से एक गोल्डन ब्रेन मशवरा दे रहा था कि मशीन का मामला गोल्डन ब्रेन रॉजर मॉस के सपुर्द किया जाए। सानी को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मशीन की बातें सरासर फ्रॉड थीं। वो मशीन मायामी बीच में नहीं, किसी दूसरे खुफिया अड्डे में थी। अली ने कहा, तुम सुपरमास्टर की वफादार हो। मशीन का सही ठिकाना कभी नहीं बताओगी, फिर ये गलत ठिकाना बताने का मकसद क्या है? पॉल, ये मेरे मामलात हैं, तुम अपने मामलात से मतलब रखो। ठीक है, मैं दो मकासद के लिए इस बहरूप में हूँ। एक तो ये कि यहाँ एक आध टेलीपैथी जानने वाले को अपना दोस्त और मास्क मैन का वफादार बनाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम दोस्त बनती जा रही हो। अच्छा है, अहमकों की जन्नत में रहो। मैं तुम्हारे मास्क मैन के किसी काम नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें ट्रैप करने की भी कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि दोस्त पर जाल नहीं फेंका जाता। हमें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि कौन किसे ट्रैप करेगा। मसलन मैं यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले जे मॉर्गन को फांस कर यहाँ से ले जाऊँगा। तुम किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को फांसोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वैसे कोई लड़की किसी मर्द को फांसे ये बुरा लगता है। तुम बोलते बोलते ओवर हो जाते हो, अपनी हद में रहकर बोला करो। और बताओ, दूसरा मकसद क्या है?
वो ये है कि मैं अपने मास्क मैन की टेलीपैथी जानने वाले एवन रास्का को किसी गोल्डन ब्रेन के दिमाग में पहुंचाऊंगा ताकि इसराइल की दाखिला और खारजा पॉलिसियां हमें मालूम होती रहें। सानी ने उसे घूर कर देखा। जॉन लैम्बोर्डा गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले के अंदर पहुंचा हुआ था और उसके जरिए तमाम गोल्डन ब्रेन्स की कार्रवाइयां देखता जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अली किसी और टेलीपैथी जानने वाले को वहां पहुंचाए। वो बोली, तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। जब तक गोल्डन ब्रेन्स की टीम में कारमन है वो हम में से किसी को वहां पहुंचने नहीं देगा, और ये हमारी खुशनसीबी है कि कारमन मुल्क से बाहर है। सानी बेबसी से पूछ रही थी, क्या तुम किसी तरह पीछा नहीं छोड़ सकते? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि हम गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान अपनी जगह बनाएं? जगह बनाकर क्या करोगे? जरा अपने मुल्क के हालात तो देखो। अब रूस सुपर पावर नहीं रहा। जितने ममालिक उसकी गिरफ्त में थे वो सब आज़ाद हो रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की फौज जलालतें उठाकर अफगानिस्तान से चली गई है। क्या तुम भी इसराइल में शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद यहां से जाना चाहते हो? मैं हारना या टूटना नहीं जानता। ऐसा वक्त आने से पहले रास्ता बदल देता हूं। अलबत्ता इस तारीखी हकीकत से इनकार नहीं करूंगा कि कई ममालिक से हमारे हुक्मरानों का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है और अब मैं किसी सुपर पावर के लिए नहीं काम कर रहा, लेकिन उम्मीद है कि रूस जल्द ही अपना खोया हुआ वकार और बर्तरी हासिल कर लेगा। अब हम ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अभी से रास्ता बदल लो। मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए मास्क मैन तो क्या, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे मुल्क के हुक्मरान पक्के फ्रॉड हैं, गले लगाकर पीछे से छुरे घोंपते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, चाहे जैसी जमानत ले लो, हमारा सुपर मास्टर तुम्हें मास्क मैन से ज़्यादा इज्जत और आला ओहदा देगा। तुम क्या दोगी? मैं जमानत दूंगी। उसने सानी का हाथ थाम कर कहा, तो फिर अपना हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में दे दो। वो फौरन हाथ छुड़ा कर बोली, ये क्या हरकत है? क्या तुम संजीदा नहीं हो? मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ, जमानत के तौर पर तुम मिलोगी तो मुझे फरेब खाने का अंदेशा नहीं रहेगा। मैं तुमसे मोहब्बत का इकरार करके भी धोखा दे सकती हूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत से बहलने वाला नहीं हूँ, तुमसे शादी करूँगा। क्या बीवियाँ धोखा नहीं देती हैं? बेशक, लेकिन बच्चा हो जाए तो औरत के पैरों में जंजीर बंध जाती है। शादी के बाद बच्चा होगा तो मैं सुपर मास्टर का वफादार बन जाऊँगा। तुम फिर भी धोखा देना चाहोगी तो मैं तुम्हारी गोद से अपना बच्चा छीन कर ले जाऊँगा। इसके बाद तुम ममता से मजबूर होकर ऐसी बीवी बन जाओगी जैसे नेक परवीन होती है। क्या बकवास कर चुके? मैं जो जमानत चाहता हूँ उसे तुम बकवास समझोगी तो हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। अभी जो दोस्ती है बस उतनी ही रहेगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं सरकारी तौर पर यहाँ मुलाजिम की हैसियत से हूँ। अगर कोई ख़ास काम नहीं है तो जा रहा हूँ। वो दोनों खुफिया कमरे से बाहर आए। सानी ने कहा, मुझे बताया गया है कि तुम्हारी रिहाइश सामने वाले बंगले में है। क्या तुम वहाँ से अल्पा की निगरानी करते थे? हाँ, ये सरकारी ड्यूटी है। अब तुम पर नज़र रखूँगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जासूस की तरह मेरे पीछे लगे रहो। सॉरी, ये मेरी ड्यूटी है। तुम कोई सचमुच सरकारी जासूस नहीं हो। दो ही बंदे पीछे लगते हैं, एक जासूस, दूसरा दीवाना। सरकारी बंदा नहीं समझ रही हो तो समझ लो दीवाना पीछे लग रहा है। वो उससे रुखसत होकर अपनी रिहाइश गाह में आ गया। अगर अल्पा की जगह कोई दूसरी ख्यालख्वानी करने वाली आती तो वो उसे बेनकाब करके गोल्डन ब्रेन्स की टीम में एक और कारनामा अंजाम देता। बाद में उसी टेलीपैथी जानने वाली को ट्रैप करने का मौका हमें देता, लेकिन सानी को किसी के सामने बेनकाब नहीं कर सकता था और ये भी नहीं चाहता था कि जॉन लैम्बोर्डा अपने मामूल और ताबेदार मेजर यार्डले के जरिए गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान रहे। ये बातें वो रॉजर मॉस और दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को बताता कि मेजर दुश्मन का आलाकार बना हुआ है तो सबको शुबा हो जाता कि अमेरिका में मेजर की तरह अल्पा को भी ट्रैप किया गया होगा, उसे भी तनवीमी अमल के जरिए आलाकार बनाया गया होगा। अगर वो ये शुबा दूर करने के लिए तनवीमी अमल के जरिए अल्पा के दिमाग में झांकना चाहते तो उन्हें सानी नजर आती। इन हालात को समझते हुए उसने किसी के सामने मेजर की भी कमजोरी जाहिर नहीं की। ये तय कर लिया कि फिर एक बार जॉन लैम्बोर्डा को गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान से बाहर निकाल देगा। रॉजर मॉस ने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ट्रांसमीटर पर राबता किया। फिर पूछा, हेलो बेटे, क्या रिपोर्ट है? सब ठीक है, लेकिन सब ठीक हो तब भी मैं मुतमिन नहीं होता। तुम्हारी यही खूबी तुम्हें कामयाबी के रास्तों पर ले जाती है। क्या तुम जानते हो उन्होंने ट्रांसफॉर्मर मशीन का सुराग लगा लिया है? अली ने अनजान बनकर पूछा। क्या अल्पा ने सुराग लगाया है? रॉजर मॉस ने जवाबन ये तफसील बताई कि किस तरह अल्पा एक फौजी अफसर के जरिए मायामी बीच के अड्डे तक पहुंची और ये मालूम किया कि मशीन आबदोज जहाज में छुपा कर रखी गई है। अली ने तमाम तफसीलात सुनकर पूछा, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? ट्रांसफॉर्मर मशीन के खुफिया अड्डे का सुराग लगाना बच्चों का खेल नहीं है।
लेकिन अल्पा या कोई ख्याल ख्वानी करने वाला कोशिश करके मालूमात हासिल कर सकता है। अल्पा की ये रिपोर्ट किस हद तक दुरुस्त है, पहले इसकी तस्दीक की जाएगी। जब यकीन हो जाएगा कि वाकई उस मशीन को समुंदर की गहराई में छुपा कर रखा गया है, तो फिर उसे हासिल करने की प्लानिंग की जाएगी। तुम क्या कहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि क्या लैम्बोडा को ये मालूम नहीं हुआ होगा कि अल्पा और मेजर उसके मुल्क में आए हैं। अगर मालूम हुआ होगा तो उसने दूर तक जाल बिछाने के लिए यह चाल चली होगी कि अल्पा को अपने एक फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचने दिया होगा, और अब इस इंतज़ार में होगा कि अल्पा या कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला ज़हीन सुराग रिसानों की टीम के साथ मायामी बीच आए और वो सब उसके कैदी बन जाएं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।